नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। देश की आज़ादी के 74वीं सालगिरह से ठीक पहले जौनपुर की एक तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है। आज़ादी की कीमत जो हमने चुकाई वो चुकाई, लेकिन आज भी हम नापाक इरादों की कीमत चुका रहे हैं और इस मुल्क की हिफाजत में हमारे सैनिक अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। सात महीने, यही उम्र है इस मासूम की, और शायद पिता से रिश्तों के डोर की मियाद की भी। आखिरी बार जनवरी में पिता ने इस मासूम को अपनी बाहों का झूला झुलाया था। सोचिए, बच्चे के आनंद की सीमा आखिर क्या रही होगी। वो दुनिया में अभी आया ही था। अपनी किलकारियों से उसने आसमान उठा लिया होगा तो पिता भी मोह के धागों से लिपटता चला गया होगा। लेकिन कौन जानता था कि ये पिता के हिस्से की आखिरी किलकारियां होंगी। जिस मासूम की मुस्कान को वो आंखों में बसा कर गया है, उन आंखों को मूंद कर ही अब वापस घर आना होगा। 7 महीने का ये फासला ऐसा है कि जिस दरवाजे पर उस बच्चे की किलकारियों का शोर गूंजा था, वहां अब चीख पुकार है। पिता के शव पर श्रद्धांजलि के फूलों से खेलकर मासूम अपनी श्रद्धा और उत्सुकता के सुमन पिता को अर्पित कर रहा है, क्योंकि शहादत का मतलब तो उसे अब वक्त ही समझाएगा। आज इस मासूम को भले ही अपनों के आंसू न समझ आ रहे हों, लेकिन जिंदगी और वक्त जब उसे बड़े होने का एहसास कराएगी तो इसे इन आंसुओं के बदले पिता के बलिदान का एहसास होगा। कलेजा निचोड़ लेने वाली ये तस्वीर वक्त की लिखी हुई है। 7 महीने के इस मासूम ने अपने पिता को पहचानना सीखा था। वर्दी में देखा भी हो, ये कहा नहीं जा सकता। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जिनके कांधे पर वो दुनिया को देखना सीखने वाला था, उन कांधों पर देश की हिफाजत का बोझ था। जो कांधे उसकी लाड के लिए झुके थे, उन कांधों पर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का जुनून था। और इस जुनून, इस जिद का एक ही अंजाम होता है, देश के लिए शहीद हो जाना। तो जौनपुर के जिला जीत ने भी यही किया। बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मराजीपोरा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में अपनी सेवा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। सिर्फ 26 साल, जी हाँ, सिर्फ 26 साल ही थी जिला जीत की उम्र। धौरहरा इजरी बहादुरपुर के इस लाल ने सभी का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। सरकार ने भी इस शहादत का सम्मान करते हुए परिवार के एक सदस्य को नौकरी, जिले की एक सड़क का नाम शहीद जिलाजीत के नाम पर और 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। एक शहीद के लिए इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है कि देश जब अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस की तरफ बढ़ रहा हो, तो वतन के एक लाल के हक में जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। शहीद
जिला जीत को आखिरी विदाई देने के लिए जिले के आला अफसरों की टीम, जिसमें डीएम, एसपी समेत दूसरे अफसरों के साथ ही सत्ता और विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। यहाँ मौजूद सभी की आंखों में नमी थी, लेकिन भरोसा इस बात का था कि इस मुल्क के दुश्मनों को मिटाने के लिए जब तक जिला जीत जैसे लाल हैं, तब तक हिंदुस्तान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देश के लाल की शहादत के बाद बात देश में आज़ादी के जश्न की। देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस बार आज़ादी के जश्न पर कोरोना का साया है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम का भाषण उतना ही उत्साहवर्धक होगा, उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना अब तक होता आया है। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम की ये वो तस्वीर है जो एहसास कराएगी कोरोना के चलते जश्न में बनी दूरियों का। लेकिन इस दिल में देश के लिए मोहब्बत का एहसास कम नहीं हो सकता। हालांकि सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से क्या बोलने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर वो अपने विचार देश के सामने रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह कोरोना के माहौल में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कयासों से अलग बोलते पाए जाते हैं। इस बार माना जा रहा है कि पीएम मोदी कई मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था, सेहत के साथ सुरक्षा जैसे मुद्दे भी हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत, कोरोना महामारी के चलते आर्थिक मोर्चे पर देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसे लेकर पीएम मोदी पहले भी अपनी बात रख चुके हैं। माना जा सकता है कि इसको वो अपने भाषण में शामिल कर नया विस्तार दे सकते हैं। टैक्स सुधार, मोदी सरकार का टैक्स सुधारों पर खासा जोर है। 13 अगस्त को उन्होंने ईमानदार करदाताओं को बड़ी सौगात दी है। हालांकि उन्होंने टैक्स पेयर्स की संख्या कम होने पर चिंता भी जाहिर की। माना जा रहा है इसे लेकर पीएम मोदी देश को जागरूक करने की अपील कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य को लेकर अगर बात की जाए तो पीएम मोदी एक देश एक हेल्थ कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड के बाद एक देश एक हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इस हेल्थ कार्ड में मरीज की पूरी जानकारी होगी। मरीज ने क्या क्या टेस्ट करवाए, कहां-कहां किससे इलाज करवाया, ये तमाम जानकारियां उस कार्ड में उपलब्ध रहेंगी। इसे ऐच्छिक बनाया जा सकता है। कोरोना वॉरियर्स, कोरोना के संकट में जिस ढंग से हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरे लोगों की जान बचाई, इसकी पीएम ने कई बार तारीफ की है। इस बार कोरोना वॉरियर्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है। माना जा रहा है कि एक बार फिर उनकी हौसला अफजाई पीएम मोदी कर सकते हैं। बहरहाल बस कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार झंडा फहराएंगे और एक नया रिकॉर्ड उनके नाम बनेगा, जब वो बतौर गैर कांग्रेसी पीएम देश में सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने वाली शख्सियत बन जाएंगे। उनके इस रिकॉर्ड के आगे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आज़ादी से तरफ बात उस शख्स की जो कैद में आ गया है, यानी गिरफ्तार हो गया है। बात हो रही है बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की, जिन्हें पुलिस ने एमपी के आगर में गिरफ्तार किया है। विजय मिश्रा पर 70 मामले दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर अपने एनकाउंटर की आशंका जताने वाले मिश्रा ने प्रदेश छोड़ दिया था, यह गिरफ्तारी से पता चला है। ऊपर से नीचे तक गिनते जाइए, ये संख्या 70 पर पहुंचकर खत्म हो जाएगी। ये वो गिनती है जिसके आगे धाराएं लिखी हुई, और इस कच्चे चिट्ठे का एक ही नाम है, और वो नाम है बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का, जिसके साथ नत्थी है उनके पिता रामदेव मिश्रा का नाम।
और पते के तौर पर खपटी है, थाना हंडिया इलाहाबाद। हाल पता कौलापुर थाना गोपीगंज भदोही। इन 70 मुकदमों की फहरिस्त के बावजूद गिरफ्त से बचे रहने वाले विधायक की करतूतों की गवाही देती इन बुजुर्ग को सुनिए। विधायक विजय मिश्रा भैया हम एकदम भंगी बनाई रहे हैं। अब हम ज्यादा का कह लायक है, हमारी सारी उम्र खराब हो चुकी है। हमारे नन्हा लड़के मिलला था, अब हम बोले कि असमर्थ है कि काका नहीं किए। बंदूक लगा के हमारे लाकर में कुल गहना ले लिए 88 में, फिर 96 में 8 बीघा लिखवाइन बगीचा में मकान भी बना रहा। हम कहा चलो भाई दे दे, नहीं हमरे रहा तब दिया, रहा तो का दे। फिर उसके बाद फिर हम दला ले, फिर 2004 में हमसे लिखवाए 8 बीघा, लिखाई भी हम देते, लिखाई भी हम देते और लिखवाए पढ़वाए के कुल कही के तरासत करा चला जाता है, तरासत चला जाता है ना। कैसे कही के सुनने वाला नहीं बा गाँव देश में। आजीज हुई के तब प्रशासन के गुहार लगावा, यहाँ बने वहाँ ताला दे देते हैं, वहाँ ताला दे देते हैं, यहाँ गोबर धई देते हैं, वहाँ पानी। न लड़कियाँ निकल सकत है, न हम निकल सकत है। बंधक जेल कबूल बा, मगर हमारे घर कबूल नहीं है। इसके पहले भी कभी विजय मिश्रा की गिरफ्तारी इन तक पहुंची तो इनके कलेजे को ठंडक मिल गई। सिर्फ ये क्यों, रिश्तेदारी के नाम पर डर या लिहाज से अपना सब कुछ लुटा चुके इनके बेटे कृष्ण मोहन तिवारी भी अब खुलकर विधायक विजय मिश्रा की कारस्तानियों की गवाही देने लगे। अब देखिए, मैं तो न्यायालय गया हूँ। मेरा मकान चूंकि बहुत दिन से हम विधायक जी से भी अनुरोध कर रहे थे और विष्णु जी से कि मेरा मकान आप जो है कहीं अपना यहाँ से छोड़ दीजिए, आप कहीं जो है शिफ्ट हो जाइए। और इसके पहले अपने भतीजों को हमसे रजिस्ट्री भी करवा दिए थे, हम उनको दिए भी हैं यहाँ 500 मीटर दूरी पे। अब रह गई बात, एक विधायक जी 4 को मुकदमा कायम कराए, 7 तारीख को वो अपने बहू को, अपने भतीजों को हमारे घर के आंगन में वो अपने कमरे में रख भी दिए, ताला भी बंद हुए नीचे कमरे में। आप लोग मीडिया के सभी हमारे माननीय हैं, आप लोग जाते समय जरा सा उसको भी देख लीजिएगा। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी गिरफ्तारी और एनकाउंटर का खौफ दिखाकर ब्राह्मण कार्ड खेलकर उछल रहे विजय मिश्रा को एमपी के आगर से पुलिस ने दबोच लिया। इस वीडियो में अपनी जान की दुहाई मांग रहे विजय मिश्रा को अपने किए का एहसास भी ये नहीं लगा, लेकिन उनकी बातों से ये एहसास हो गया कि बाहुबल के दिन अब लग गए। 70 मुकदमों की शान उन्हें सहूलियत की जगह सलाखों के पीछे भेजने वाली। विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी पत्नी रामलली मिश्रा के गायब होने की खबर सामने आई। हालांकि विजय मिश्रा के इस रुदन को राज्य के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने नाटक करार दिया। अपनी दबंगई, अपनी हनक और बाहुबल के बल पर विजय करने वाले विधायक की तूती का अंदाजा अब पुलिस भी देखेगी, क्योंकि सीखचों के पीछे का संसार वैसा नहीं जैसा सियासत का है। सियासत में जितना उजाला है, सलाखों के पीछे उतना ही अंधेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर कानपुर में एक लड़की ने पुलिस पर इतने संगीन आरोप लगाए हैं कि उसे सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाए, लेकिन पुलिस ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। अब ये लड़की इंसाफ की गुहार लगा रही है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कानपुर पुलिस को आखिर हो क्या गया? अब तो हद ही कर दी। गुस्सा ही नहीं, शर्म आती अगर कोई पुलिस वाला इस तरह की हरकतें करे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों का कत्ल, फिर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एनकाउंटर, कानपुर के बर्रा में संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड के बाद प्रदेश ही नहीं देश भर में हफ्तों तक विवादों और सवालों के घेरे में रहे। बावजूद इसके जैसे लगता है कि कानपुर पुलिस सबक लेने के लिए तैयार ही नहीं। इन दिनों संवेदनहीनता की सीमा को पार करता हुआ उसका हर कदम मानो सवालों के घेरे में आने के लिए ही होता है। और इसी की तस्दीक करता हुआ एक पीड़ित का ये बयान, क्या कानपुर के थानों में अब पुलिस पीड़ितों के साथ इसी तरह न्याय करेगी?
पीड़िता के इस बयान को सुनिए। इसे सुनकर आपको ऐसे पुलिस वालों पर गुस्सा से ज्यादा शर्म आएगी कि आखिर कानपुर पुलिस करना क्या चाहती है। कानपुर की संवेदनहीन पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद नगर पर गंभीर आरोप। केस दर्ज कराने गई थी पीड़िता। पीड़िता ने लगाया आरोप, देर रात थाने में बुलाते हैं इंस्पेक्टर, थाने में रोककर डांस करने के लिए कहते हैं इंस्पेक्टर। जरा सोचिए, जिस कानपुर पुलिस पर एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे को बार बार बचाने और उसके कार्यक्रमों में डांस करने के आरोपों ने उसकी साख पर सवाल खड़े किए। संजीत यादव हत्याकांड में लापरवाही बरतने के आरोपों से वो अभी तक उभरी नहीं। फिर भी कानपुर के कुछ थानों में पुलिस वाले अपनी मनमानी पर उतारू हैं, जो मानवीयता को भी शर्मसार कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कोई पुलिस वाला किसी लड़की के साथ इस तरह बदतमीजी से पेश आता, वो भी तब जब वो न्याय की गुहार लगाने थाने आई। इंस्पेक्टर साहब हैं जो, वो मुझे बुलाते हैं थाने में 12-1 बजे रात में छोड़ते हैं और हमसे बोलते हैं कि डांस करने के लिए, हमसे यही बोलते हैं कि डांस करो मेरे सामने। हम उनके सामने डांस नहीं कर सकते, रात भर बैठाले रखते, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते वहाँ पे। न्याय की गुहार लगाती पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन ये क्या, पीड़िता के आरोपों को पुलिस मानने को तैयार नहीं। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने इंस्पेक्टर गोविंद नगर पर लगे गंभीर आरोपों की जांच कराए जाने की बात कर कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल जो संबंधित इंस्पेक्टर हैं गोविंद नगर, उनके ऊपर कोई इस तरह की आरोप उस दिन या जो टेलीफोन से उसमें जो इंसिडेंट के बारे में सिर्फ FIR अपनी दर्ज कराने की बात कही है। किसी भी प्रकार का कोई इस तरह की जो ये उसमें ट्विटर पे और इन सब चीज़ों पे चल रहा है कि इसको डांस और नाचने वाली जो बात है, ये न तो इसके द्वारा कभी बताया गया और न ही इस तरह की बात जांच, अभी तक मेरी जो जांच हुई है उस जांच में जो है इस तरह की कोई बात नहीं थी। इसको जिस दिन वो आई थी, बाकायदे जो इनकी लड़ाई झगड़ा जो हुआ तो उस दिन भी जो इनको जो है महिला कांस्टेबल के साथ इनको जो है इनके घर पे भेजा गया था और थाने पे तमाम और अन्य कर्मचारी भी थे। जब ये उपस्थित थी जो है उनसे भी पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया इस तरह की कोई बात नहीं है। दरअसल पीड़िता कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र स्थित दबौली वेस्ट में रहती है। वो और उसकी मां जागरण पार्टी में काम करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसका परिवार एक मकान में किराए पर रहता था। पीड़िता का आरोप है कि मकान मालकिन का भतीजा अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। 8 अगस्त को जब वो दुकान से सामान लेकर लौट रही तभी रास्ते में मकान मालकिन के भतीजे ने बदसलूकी की, जिससे तंग आकर वो अपनी शिकायत लेकर थाने गए। डेली रो के सर से बताते हैं, सर मेरी सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं हमारी सुनी जाए। इंस्पेक्टर साहब मेरे से रात में बोलते डांस करने के लिए, कहते मेरे सामने डांस करके दिखा तब मानेंगे। मेरे भाइयों को भी 2 छोटे पीड़िता के मुताबिक जब वो थाने में गई तो इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या करती हूँ, तो उसने बताया कि वह जागरण पार्टी में काम करती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि मेरे सामने डांस करके दिखाओ। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर साहब ने उसे थाने में देर तक बैठाए रखा। बहरहाल वायरल वीडियो में पीड़िता रोती हुई कहती है कि उसकी फरियाद सुनी जाए, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। अब खुद ही अंदाजा लगाइए कि जिस तरह पुलिस ने इस पीड़िता के आरोपों को इनकार किया तो उसे न्याय कहाँ और कैसे मिलेगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि पूरे मामले की फिर से निष्पक्षता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।